वेलकम टू अवर चैनल नॉविस भाई उसने कवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं आप लोग के लिए उसने कवल का नावल लेकर आई हूँ, दिल का रिश्ता, उसकी तीसरी किस्त। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल को आज राहिला बेगम अपने साथी यतीम खाने ले आई थी। राहिल को गोद में लेने के बाद इंशाल को उसके झूले में लिटा दिया था। काश अल्लाह मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा रंग देता। वो राहिब को देख बड़ा दुखी होकर हसरत भरे लहजे में गोया हुई, क्या बात है आज आज इतना दुखी क्यों लग रही हो? सब खैरियत तो है? यतीम खाने में काम करने वाली एक खातून उनका रंजीदा चेहरा देख पूछने लगी। खुदा ने मुझे बेटा दिया तो दूध जैसी रंग का दिया, लेकिन जब बेटी दी तो वो कहते कहते रुक गई थी। अरे परेशान क्यों होती हो बहन, अभी तो बहुत छोटी है ये, जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इसका रंग खिलता जाएगा। इस खातून की बात सुन राहिला बेगम इस बात में सर हिलाने लगी। राहिला बाजी आपको इंचार्ज बुला रही हैं, एक लड़की ने आकर उन्हें इत्तला दी। अच्छा मैं आती हूँ। राहिला बेगम ने इंशाल को एक साइड में रख करके राहिब को उसी झूले में लिटा दिया और ख़ुद इंचार्ज के पास बात करने चले गई। इंशाल सो रही थी। छोटे से राहिब को उसके हाथ में बंधी काली डोरी ने अपनी जानिब मतवजा किया था। वो उसकी डोरी पकड़कर मुंह में लेने लगा। हाय आपी, राहिब कितना प्यारा लग रहा है ना हमारी इंशाल के साथ। राहिला बेगम अभी कमरे में दाखिल ही हुई थी कि मिसबा बड़े शौक लहजे में दोनों बच्चों को देखकर कहने लगी, ऐसी बातें मत करो। भूल गई हमारे यहाँ जात से बाहर शादी नहीं होती। आज तो कह दिया, आइंदा मत कहना। राहिला बेगम ने फौरन ही सख्त लहजे में जवाब दिया, जिसे सुनते ही मिसबा का मुंह लटक गया था। उफ, हम और हमारी जात। वो एक गहरा सांस लेते हुए झिंझलाकर बोली। बेचारा राहिब, बेटा सुन ले, कसाई बिरादरी से ताल्लुक़ है हमारा, कुरैशी कहलाते हैं हम। बड़े अमीर व कबीर हैं। हमारे यहाँ जात से बाहर शादी नहीं होती जब तक सामने वाला हद से ज़्यादा अमीर ना हो। समझ रहे हो ना मिसबा? आप ही तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं? अगर इंशाल का हाथ चाहिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। मिसबा शोखी से राहिब के मुंह से इंशाल की डोरी हटाते हुए उसके कान के पास आकर हल्की से सरगोशी करने लगी। उफ पागल लड़की, सारी आवाज़ें आ रही हैं, मुझे शर्म करो। इतने से बच्चे को क्या सिखा रही हो? राहिला बेगम घूर कर टोकते हुए बोली, जिस पर मिसबा मुस्कुराते हुए इन दोनों बच्चों को देखने लगी। मैं तो बस मजाक कर रही थी आप ही, खुदा जाने उनके नसीबों में क्या लिखा है। मिसबा अगले ही लम्हे इन दोनों को देखकर संजीदगी से गोया हुई। वैसे राहिब तो यतीम है, अगर ये रिश्ता ले भी आया तो आपके ससुराल वाले तो साफ मना कर देंगे। हाय मेरा बेचारा राहिब, मिसबा के उदास होकर कहते ही राहिला बेगम ने झिंझलाते हुए अपना सर पकड़ा था। तुम्हारा दिमाग ना कुछ ज़्यादा ही चलने लगा है, उठो जाकर पानी गर्म करके लाओ, मुझे राहिब को नहलाना है। उनके हुक्म सादिर करते ही मिसबा इस बात में सर हिलाकर पानी लेने चले गई। राहिला बेगम दोनों बच्चों को देखने लगी। राहिब बर्फ की मानिंद बिल्कुल सफ़ेद रंगत का मालिक, जबकि इंशाल उसके बिल्कुल बरक्स रंग के लेकर पैदा हुई थी। राहिला बेगम रंजीदा नज़रों से उन दोनों को देखने लगी। अगला सीन। अम्मी मेरा बेटा भूखा है, उसे ना लेकर जाएं। अम्मी मेरा बेटा भूखा है, अम्मी उसे ना लेकर जाएं। वो नींद में मुसलसल बड़बड़ा रही थी। 1 साल गुजरने के बावजूद उसके ख्वाबों में कोई बदलाव नहीं आया था। वो आज फिर चीखती हुई उठी थी। पूरा जिस्म पसीनों से तर हो रहा था। उसके हवास अभी तक काम नहीं कर रहे थे। वो सर पकड़कर उठ बैठी थी। कमरे में सन्नाटा होने के सबब बेल की रिंग पूरे कमरे में गूंजी थी। हेलो। फ़ोन पर आकाशा का नाम देखते ही उसने फ़ौरन रिसीव कर लिया। शुक्र है खुदा का जालिम हसीना, तुमने फ़ोन तो उठाया। कहाँ गायब हो यार, क्यों कॉल रिसीव नहीं करती आकाशा की? आकाशा बेसब्री से इस्तफसार करने लगा। क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता तुमसे बात करने का। हानिया ने जो दिल में था वो साफ गोई से कह दिया। ओह अच्छा, चले कोई नहीं, इस गरीब आशिक तक का तो चाहता है ना, उसका दिल ही रखने के लिए बात कर लिया करे। आकाशा ने उसकी बात का ज़रा भी बुरा ना माना। एक ठंडी आह भरते हुए मिन्नती अंदाज में कहने लगा। आकाशा मैं मंगनी तोड़ना चाहती हूँ, मुझे मेरा ज़मीर मलामत करता है, कहता है तुझ जैसी लड़की का खुशियों पर कोई हक नहीं। तुमने ठीक कहा था, मैं कैसी माँ हूँ। मैंने अपने बच्चे को मरने के लिए कैसे छोड़ दिया। कैसे, तुम्हें पता है जब अम्मी उसे ले जा रही थी तब वो भूखा था। आज भी वो इसी तरह मेरे ख्वाबों में आता है। मैं पल पल मरती हूँ ये सोच कर कि मैंने अपने बेटे के लिए कुछ किया क्यों नहीं। आकाशा मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। मुझसे अब और अपने ज़मीर की मलामत बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें पता है मैं जब जब खाना खाती हूँ सबसे पहले दिल में ख्याल आता है कि कहीं मेरा बेटा भूखा हुआ तो, कहीं वो भूख के मारे तड़प रहा हो और मैं यहाँ आराम से पेट भरकर खाना खा रही हूँ। मेरा ज़मीर मुझे बहुत मलामतें करता है। मैं मौत मांगती हूँ, मुझे मौत नहीं आती। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। कहाँ ढूंढूं अपने बेटे को? कभी कभार सोचती हूँ तो अम्मी और खाला की बातें ठीक लगती हैं कि अगर मैं अपना बेटा ढूंढ भी लूँ तो इस मुआशरे में उसे पालूंगी कैसे। हानिया दिन ब दिन मज़ीद रंजीदा होती जा रही थी। उसका कहा एक एक जुमला उसके दर्द की अक्कासी था। कहते हैं ना, मुर्दा पर तो सब्र आ जाता है मगर जिंदा पर नहीं, और यही हाल हानिया का था। उसे सब्र नहीं आ रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि इस मंगनी के टूट जाने के बाद तुम्हें सुकून आ जाएगा तो तोड़ दो। आकाशा नहायत संजीदगी से गोया हुआ। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से ये जुमला अदा किया था।
कहा था तुझसे आकाशा, गलत सिम चल पड़ा है तू। आकाशा हानिया की कॉल काटने के बाद खुद से ही रूहानसा लहजे में हम कलाम हुआ। अगला सीन, वो ऑफिस में बैठा हुआ था, ढेरों फाइल्स उसके सामने खुली पड़ी थी। उसके पास सर खुजाने तक का वक्त नहीं था। उसने आप जानकर खुद को कामों में मसरूफ कर लिया था। अंदर आ जाऊं, एक जानी पहचानी आवाज कानों की समाज से टकराई। तुम? आकाशा को तो मानो 130 वॉट का जबरदस्त झटका लगा था। हानिया को अपने सामने खड़ा देख वो फौरन चेयर से खड़ा हो गया था। क्यों, मुझे इजाजत नहीं है तुम्हारे होटल में आने की? हानिया ने आईब्रोज काकर इस्तिफसार किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा शौक लगा है तुम्हें अचानक देख। आकाशा के लहजे में अब काफी संजीदगी नुमाया थी। आओ बैठो, क्या लोगी, ठंडा या गर्म? हानिया के सोफे पर बैठने के बाद वो उसके पास ही आकर खड़ा हो गया। कुछ भी नहीं, अभी अभी सफर से आई हूँ तो थकी हुई हूँ, बस घर जाकर आराम करूंगी। हानिया थके थके अंदाज में गोया हुई। ओ, तुम डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रही हो इस वक्त? हाँ। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों आई हूँ? आकाशा उसके अचानक आने के सबब दिली तौर पर घबरा गया था। उसे यकीन था वो मंगनी तोड़ने आई, ये पता है आकाशा को। फिलहाल पहले कुछ खा पी लो, फिर बात कर लेना। आकाशा का दिल मानो लम्हा लम्हा डोल रहा था, इस खौफ से कि आज वो एलानिया मंगनी तोड़ देगी। मुझे भूख नहीं है, हानिया के कहते ही वो फाइल में मुंह देकर खड़ा हो गया। हानिया को महसूस हो गया था कि वो उसे टालने की नाकाम कोशिश कर रहा है, जिसका सबूत उसके हाथ में पकड़ी हुई उल्टी फाइल थी। आकाशा के चेहरे के रंग हानिया के बात सुनने से पहले ही उड़ चुके थे। फाइल तो सीधी पकड़ लो। हानिया टोक कर फाइल उसके हाथ से लेकर सीधी करके पकड़ाते हुए बोली। हाँ, वो मैं साफ कह देता हूँ, मैं मंगनी नहीं तोड़ूंगा। इस दिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद जज्बाती होकर बकवास कर दी थी आकाशा ने। आकाशा नहीं तोड़ सकता मंगनी, हरगिज नहीं। आकाशा ने फाइल टेबल पर जोर से रखकर हानिया की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया था कि वो मंगनी किसी सूरत नहीं तोड़ेगा। ओ, तो इसलिए इग्नोर कर रहे हो तुम मेरी बात को? फिलहाल मैं यहाँ मंगनी तोड़ने नहीं आई, मैं तो माफी मांगने आई थी। जाते वक्त तुम्हें सिर्फ मैसेज पर बताकर चली गई थी, जबकि माहम ने बहुत समझा दिया था कि मुझे कि तुम्हें ठीक तरह एतबार में लेने के बाद जाऊं, इसलिए। हानिया मासूमाना चेहरा बनाकर अभी माफी तलब कर ही रही थी कि आकाशा बेताब होकर तेजी से बीच में बोला। तो तुम मंगनी तोड़ने का इरादा नहीं रखती? उसकी निगाहों से बेताबी झलक रही थी। नहीं, मैं इतनी अक्ल से पैदल भी नहीं जितना तुम समझते हो। भला दूसरे प्लेनेट का बंदा मुझे फिर कहाँ मिलेगा? हानिया के कहते ही उसने सुख का सांस लिया था। हाय, तुमने तो जान निकाल दी थी इस आकाशा की। यकीन जानो, लग रहा था अब जान निकली कि अब जान निकली। इस रात के बाद से मेरी नींदें उड़ गई हैं। हर वक्त खुद को कोसता रहता हूँ कि क्या सोचकर तुम्हें इजाजत दे दी मंगनी तोड़ने की। आकाशा एक गहरी सांस हवा में खारिज करते हुए पुरसुकून अंदाज में गोया हुआ। सॉरी, इस रात ख्वाब देखकर उठी थी और अक्सर मेरी हालत इस ख्वाब देखने के बाद बिगड़ सी जाती है। हानिया नजरें झुकाकर कहने लगी। अगर मैं कहूँ कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को तो ये झूठ होगा, क्योंकि इंसान सिर्फ वही दर्द समझ सकता है जो इस पर बीता हो। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ मुझे अपने गमों में शरीक कर लो। मैं शरीक हयात व शरीक गम दोनों बनने की आरजू रखता हूँ। आकाशा जज्बाती होकर आनिया की आंखों में झांकते हुए उसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का एहसास दिलाने लगा। अगले महीने मेरी डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद मैं अपना खुद का एक छोटा सा बुटीक खोलने की सोच रही हूँ। ओह ग्रेट। वैसे मंगेतर साहिबा, क्या आप मुझे बता सकती हैं मेरी बारी कब आएगी? वो दुनिया जहाँ की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाते हुए पूछने लगा। मतलब, वो नासमझी से देखते हुए। मतलब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, आपको डिग्री मिलने वाली है, आप अमेरिका से भी अपना 1 साल कोर्स करके आ चुकी हैं और अब आप अपना खुद का बुटीक खोलने चली हैं। इन सब में आकाशा बेचारे का निकाह का प्रोग्राम कहाँ है? उसने शुरू के जुमले निहायत पुरसुकून लहजे में अदा किए, लेकिन आखिरी जुमले पर वो खासा जोर देते हुए इस्तफसार करने लगा। निकाह तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जब चाहे। अभी उसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि आकाशा का चेहरा खुशी से खिल उठा। बस बस बस, तुमने इतना कह दिया ना, काफी है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, जो भी प्लान हो मुझे फोन पर इन्फॉर्म कर देना। हानिया बेग कंधे पर टांग कर अभी एक कदम भी ना चली थी कि आकाशा ने पीछे से आवाज दी। सुनो वाइफ। सुनो वाइफ जी। उसकी जबान स्लिप हो गई थी। आनिया के कान खड़े हुए, वो खफगी से मुड़कर उसे देखने लगी, जिस पर उसने अपनी जबान आदत के मुताबिक अपने होठों पर फेरी। सॉरी, जबान स्लिप हो गई, मेरे कहने का मतलब था मंगेतर जी, वो मेरी छोटी बहन और कजन ने अभी तक तुम्हें नहीं देखा है, बहुत आरजू है उन दोनों की तुम्हें देखने की। एक डिनर साथ कर लेते हैं, तुम चाहो तो अपनी सहेलियों को भी ला सकती हो। वो पुरुमीद नजरों से हानिया के इस में जवाब देने का इंतजार कर रहा था। ठीक है। हानिया तैयार हो गई थी आकाशा की बहन और कजन से मिलने के लिए। अगला सीन, अब्रिश अपने काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आई हुई थी। वो अपनी फैक्ट्री से निकल रही थी कि उसकी सेक्रेटरी ने इत्तला दी कि करीबी यतीम खाने में एक छोटा सा फंक्शन रखा गया है, जिसमें उसे चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है। शीला की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, छोड़ो फिर कभी। अब्रिश कहते हुए गाड़ी में बैठ गई। मैम, सिर्फ आधे घंटे की तो बात है, उसकी सेक्रेटरी ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। चलो ठीक है, चलते हैं। अब्रिश ने लापरवाही से अपने सेल पर नजरें जमाए कहा। वो यतीम खाने पहुंच गई थी। वापसी पर उसकी तवज्जो एक बच्चे ने अब्रिश यतीम खाने पहुंच गई थी।
वापस पर उसकी तवज्जो एक बच्चे ने अपने जानिब मबजूल की। डरो डरो, एक छोटा सा बच्चा अपनी तोतली जबान में कहने लगा। वो बच्चा देखने से 1.5-2 साल के करीब का मालूम हो रहा था। मिसबा उसे गोद में लिए हुए थी। अरे देख तो सही, इतनी प्यारी कार्ड लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, लाइट्स और म्यूजिक वाली, और तुम डर रहे हो। एक तो तुम बहुत ही डरपोक हो राहिब। मिसबा झंझला कर बोली थी। वो डरपोक नहीं है लड़की, उसका कॉमन सेंस दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा तेज है। वो और बच्चों की तरह चमकती हुई चीज को फौरन नहीं पकड़ रहा। ये उस बात की दलील है कि बच्चा सोच समझ रहा है। वो खुद के लिए इस कार को अभी महफूज नहीं गुमान कर रहा। जब थोड़ी देर गुजर जाएगी और ये महसूस करेगा कि ये कार इसके लिए खतरनाक नहीं है, ना ही उसे किसी तरह के नुकसान पहुंचा रही है, तब जाकर खेलेगा इस कार से। सो उसे मेरी नजरिए के मुताबिक डरपोक होना नहीं, समझदार होना कहते हैं। अबरिश साहिब के गाल को प्यार से सहलाते हुए पुरअतमाद अंदाज में गोया हुई। ओ मिसबा अबरिश की बात सुनकर लाजवाब हो गई थी। वैसे क्या नाम है इस बच्चे का? अबरिश ने बड़े तजस्सुस से पूछा था। राहिब, राहिब नाम है इसका। ये बच्चा यतीम खाने का है। अबरिश इस बच्चे में दिलचस्पी जाहिर कर रही थी। जी जी, ये यहीं रहता है, मैं और आप ही इसका ख्याल रखते हैं, मिसबा मुस्कुराकर बताने लगी। ओके। अब्रिश का दिल इस बच्चे पर अटक गया था। इस बच्चे की भला की खूबसूरती अब्रिश की आंखों को खुद से हटने की इजाजत नहीं दे रही थी। मैं अपनी बेटी के लिए हीरा ढूंढूंगी नहीं, बल्कि खुद तैयार करूंगी। आज से राहिब अब्रिश मलिक का बेटा है। उसने सोच लिया था वो दस्तूर दुनिया नहीं निभाएगी। वो अपनी बेटी को किसी दूसरे घर में नहीं भी आएगी, बल्कि वो एक ऐसा बच्चा अडॉप्ट करेगी, उसकी खुद बेहतरीन परवरिश करेगी, उसे हर तरह से अपनी शहजादी जैसी बेटी के काबिल बनाएगी, और फिर अपनी बेटी का हाथ उसे थमाकर जिंदगी भर के लिए इन दोनों को हंसी खुशी अपने पास रखेगी। अब्रिश मलिक ने राहिब को अडॉप्ट कर लिया और अपने साथ ही कराची ले आई। अगला सीन, हानिया, मुनीबा और माहम के साथ आकाशा के कजन और बहन से मिलने होटल पहुंची। अरे यार, भाभी कब आएंगी और कितना वेट करना पड़ेगा? नदीम बेसब्रा होकर आकाशा को देखकर बोला। हाँ ब्रो, भाभी अभी तक क्यों नहीं आई? आप फोन करें उन्हें और पूछें कहाँ है वो। अरविश भी बेसब्री का मुजाहरा कर रही थी। ओके ओके, आकाशा भी कॉल करता, रुको। आकाशा की कॉल मिलाते ही बेल रिंग होने की पीछे से आवाज आई। वो मुस्कुराते हुए मुड़ा। वो उसने सुरापा चमकते चेहरे के साथ उसी की जानिब चलती हुई आ रही थी। शुक्र है आ गई, आकाशा मुस्कुराते हुए कहने लगा। हानिया की निगाह अभी तक सिर्फ आकाशा तक महदूद थी। लो भाभी आ गई। अरविश खड़े होकर पीछे की जानिब मुड़कर बोली। कहाँ? नदीम उलझी निगाह से अड़े खड़े होकर पीछे पीछे मुड़ो। वो पीछे खड़ी है, अरविश कहते हुए हानिया की जानिब बढ़ गई। नदीम मुस्कुराते हुए अपनी भाभी का वेलकम करने की नीयत से जब पीछे मुड़ा, हानिया को देखकर उसका सर चकरा गया। वो फटी फटी निगाहों से हानिया के वजूद को तक रहा था। हानिया इस लम्हे नदीम की मौजूदगी से बेखबर अरविश से मिलने में लगी हुई थी। उसकी निगाह जैसे ही नदीम पर पड़ी, वो हैरान और परेशान हो गई। ये मेरा यार, मेरी जान, मेरा भाई जैसा दोस्त और मेरी खाला प्लस चाची का बेटा नदीम। आकाशा नदीम के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसका तारुफ हानिया से कराने लगा। बस ये तारुफ सुनना था, हानिया का जहन मफलूज हो गया। उसने हक्का बक्का निगाहों से एक बार आकाशा की जानिब देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उस तरह नदीम से दोबारा टकराव करवाएगी। नदीम के चेहरे के रंग उड़े थे हानिया को अपनी भाभी के रूप में रूबरू खड़ा पाकर। माहम और मुनीबा को भी जबरदस्त शौक लगा था। वो दोनों भी हैरत से नदीम को आकाशा के बराबर में खड़ा देख रही थी। हानिया ने 1 साल से नदीम को नहीं देखा था, मगर अपने बेटे की रोने की चीखें आज भी उसके कानों में गूंजती थी। उसकी नज़र में नदीम एक मुजरिम था, उसके ख्वाबों का कातिल, उसके बेटे को लावारिस करने वाला, उसे मुआशरे में गाली बनाकर छोड़ देने वाला। तो तुम दोनों भाइयों, तुमने मिलकर बेवकूफ़ बनाया मुझे। हानिया रूहानसा आवाज़ में एक कदम पीछे हटते हुए बोली। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की मानिंद लाल हो गई थी। उसे लगा आकाशा भी नदीम के साथ मिलकर उसका मजाक बना रहा है। क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आकाशा फौरन ही उलझकर बोला। ओ, तो इसलिए मिलवाना चाहते थे तुम मुझे अपने कजन से? हानिया का रिएक्शन आकाशा को उलझा गया था। वो समझने से कासिर था कि हानिया अचानक क्या बोल रही है। हुआ क्या है? आकाशा नासमझी के आलम में सर पकड़कर बोला। हुआ क्या है? तुम दोनों कजन्स ने मिलकर मेरी दोस्त को बेवकूफ़ बनाया है। नदीम, खुदा तुम्हें गारत करे। मुनीबा तेजी से नदीम के सामने आकर कदूरत भरे लहजे में बोली। मैं भी कहूँ, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? महाम आकाशा को देख तंजिया कहने लगी। यार तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? आकाशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आकाशा महाम की जानिब देख उलझेपन से इस्तफसार करने लगा। तुमने अच्छा नहीं करा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। पहले मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा खुद को गुनहगार मानती थी, मगर आज तुमने जो अपने कज़न के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाया है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब जब अब इन आंखों से आंसू बहेंगे, एक ही बद्दुआ निकलेगी, खुदा तुम्हें भी इतना ही तड़पाए जितना मैं तड़पी हूँ। तुम सुकून के मतलाशी हो जाओ, मगर तुम्हें सुकून नसीब ना हो। हानिया गमो गुस्से की मिली जुली कैफियत में गुजर रही थी। उसने बगैर आकाशा की बात सुने ही गुमान कर लिया था कि आकाशा नदीम के साथ मिला हुआ है। हानिया के जुमले पर आकाशा पर आश्कार कर गए थे कि क्या मामला चल रहा है। उसके पाँव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। वो चेहरे पर आता हुआ पसीना साफ करते हुए
बेजान रूह की मानिंद खाली निगाहों से हानिया की बातें सुन रहा था। जिस लड़की से उसने बेपनाह मोहब्बत की, वो लड़की उसी के कज़न के बच्चे की बिन ब्याही माँ थी। ये शौक उसके लिए नाकाबिले बयां था। वो बेबसी के आलम में अपनी ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया उजड़ते हुए देख रहा था। अरविश तो बुत बने हानिया को देख रही थी। अगले लम्हे जब उसने अपने भाई की जानिब देखा तो ये देख तड़प उठी कि उसके भाई की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। हानिया का दूरत भरी निगाह एक बार आकाशा पर डालते हुए बगैर कुछ कहे बाहर की जानिब बढ़ गई। एक दो सानियों के लिए तो आकाशा बुत बने उसे जाता देखता रहा। फिर उसने एक बार नदीम की जानिब देखा, जिसकी आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। वो एक लम्हा जाया किए बगैर तेजी से हानिया के पीछे दौड़ा। हानिया मेरी बात सुनो यार, हानिया मैंने कहा रुको। हानिया, वो आवाज़ें देता हुआ हानिया के पीछे पीछे कार पार्किंग तक आया। हानिया, उसने तेजी से आकर बाजू मजबूती से गिरफ्त में लेकर रोकने की कोशिश की। तो इसलिए तुम इतनी मीठी मीठी बातें करते थे, बड़ा मज़ा आया होगा ना मुझे एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने में। क्या मिल रहे तुम्हें और तुम्हारे कज़न को मेरी ज़िंदगी से खेल कर? क्या बिगाड़ा है मैंने? तुम अमीरजादों का क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं टूट चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। ये जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये हानिया नहीं है। हानिया तो उस दिन मर गई थी जब तुम्हारे कज़न ने मेरी इज्जत पामाल की थी। ये लड़की तो एक नन्हे से बच्चे की माँ है, एक बिन बेहाई माँ, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को मुआशरे की गाली बनने से बचाने के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहती थी। एक ऐसी माँ जिसके ख्वाबों में उसका बेटा रोज आता है, वो भूख से तड़प रहा होता है और ये बेबस माँ कुछ नहीं कर पाती सिवाय देखने के कि मैं अब जीती नहीं हूँ। सिवाय देखने के मैं अब जीती नहीं हूँ, बस सांसें चल रही हैं मेरी, वो भी सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन मैं अपना बेटा ढूंढ लूंगी, उसे अपनी आगोश में लूंगी, उसे बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार करूंगी, उससे माफ़ी मांगूंगी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे गुनाहों का भार तुम्हें उठाना पड़ा, तुम्हें बिना किसी गुनाह के मेरी माँ ने फेंक दिया, जबकि तुम्हारा हक था तुम्हारी माँ की गोद पर। वो बिलक बिलक कर रोते हुए गोया हुई, उसकी आंखों से बहता हुआ हर आंसू आकाशा के दिल को घायल कर रहा था। नदीम ने आज बिना किसी गुनाह के इस बेचारे को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतार दिया था। छोड़ो इसका हाथ। आकाशा उसे बताना चाहता था कि उसकी मोहब्बत सच्ची है। उससे पहले वो कुछ कह पाता, मुनीबा ने उसका हाथ से आनिया का बाजू छुड़ा दिया। तुमने आज साबित कर दिया सारे अमीर लड़के एक जैसे होते हैं। माहम दांत पीसते हुए आकाशा को देख कर कहकर चली गई। माहम और मुनीबा ने हानिया को अपने साथ टैक्सी में बिठा लिया। मुझे बात करनी है तुमसे यार, मुझे एक बार। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही टैक्सी चल गई थी। वो सर पकड़कर मफलूज जहन के साथ अपनी किस्मत पर मातम करता रह गया था। सॉरी। नदीम शर्मिंदगी से उसके सामने आकर माफ़ी मांगने लगा। आकाशा की ज़िंदगी के सारे सुनहरे रंग बिखेर कर वो जालिम फ़क्त सॉरी का लफ्ज़ अदा करके बाइक की जानिब बढ़ गया। तुम पहले मुझे बताओ क्या किया है तुमने हानिया के साथ? आकाशा तेज़ी से चलता हुआ आया और सामने से आकर उसका कॉलर पकड़कर दीवार से लगाकर झंकारते हुए इस्तफसार करने लगा। जिंदगी में पहली बार नदीम ने आकाशा को इस कदर गुस्से में देखा था। मैं सिर्फ फन कर रहा था उसके साथ, मैं एक प्ले बॉय हूँ और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। जैसे मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं वैसे ही हानिया थी, मगर वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई। गरीब घर की है ना, इसलिए उसने सोचा मुझे फंसाकर शादी कर लेगी। मैं लड़का हूँ यार, उसके प्लान में आ गया और भाग गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यकीन करो ब्रो। नदीम पहले तो बौखला गया आकाशा का गुस्सा देख, लेकिन अगले ही लम्हे अपने असाब पर काबू पाकर इत्मीनान से झूठ बोलने लगा। उसकी बातें आकाशा का दिल छलनी कर गई, उसकी पकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ने लगी। यकीन करो ब्रो, ये लड़की जितनी सीधी दिखती है इतनी है नहीं, एक नंबर की। नदीम इससे पहले आगे कुछ घटिया अल्फाज अदा करता, आकाशा ने जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। एक लफ्ज़ भी और कहा तो जान निकाल लूंगा तेरी, मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ तुम दोनों की शख्सियत से। आकाशा का एक ही मुक्का उसके सारे दांत हिला गया था, साथ साथ मुंह से खून निकलने लगा। वो शोला बार निगाहों से एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर नदीम को देख बफर कर बोलने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम उस दो टके की लड़की की खातिर अपने भाई पर हाथ उठा रहे हो। नदीम को यकीन नहीं आ रहा था हानिया की खातिर आकाशा उस पर हाथ तक उठा लेगा। वो बेयकीनी से आकाशा को देखकर बोला, आकाशा अच्छी तरह इल्म रखता है कि उसकी मोहब्बत कितनी पाकीज़ है। मुझे तो शर्म सिर्फ इस बात की आ रही है कि मैं तुझ जैसे बेज़मीर इंसान का भाई हूँ। तेरी वजह से वो मुझे भी गलत समझ रही है। आकाशा बिखर गया था पूरी तरह, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके अल्फाज उसकी बेपनाह मोहब्बत की अक्कासी थे। तुम्हें अंधा कर दिया है उसके इश्क ने। फ़िलहाल जब होश में आओ तो माफ़ी मांगने आ जाना, मैं माफ़ कर दूंगा। मैं ज़रा भी नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, क्योंकि मैं जानता हूँ हानिया जैसी लड़कियाँ कैसे जाल में फंसाती हैं। तुम्हें तो शायद ये भी ना पता हो कि जिसकी पाकीज़गी की गवाही दे रहे हो वो एक बच्चे की माँ है, बिन बेहाई माँ। आखिरी जुमला उसने खासा जताते हुए अदा किया। नदीम इस बात से अनजान था कि हानिया आकाशा को पहले ही बच्चे के मुताल्लिक आगाह कर चुकी है। वो इस खुशगुमानी से बाइक पर बैठकर चला गया कि बिन ब्याही माँ बन जाने वाली लड़की से कभी भी आकाशा कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहेगा और उसका नशे की डोज देकर हानिया की इज्जत पामाल करने का जुर्म छुपाकर छुपा रह जाएगा। आकाशा की मानो दुनिया उजड़ गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, ना कुछ खाता ना पीता। सोच सोच कर वो पागल हुआ जा रहा था। जब बर्दाश्त जवाब दे गई तो गन उठाकर चल दिया। हानिया तुमसे कोई मिलने आया है, एक लड़की ने आकर उससे इत्तला दी। मुझसे? हानिया दोबारा तस्दीक करने लगी। हाँ बाबा तुमसे, जल्दी जाओ, वो लड़की कहकर चली गई। मुझसे कौन मिलने आ सकता है? हानिया यही सोचते हुए दुपट्टा शानों से उतारकर सर पर तमीज से ओढ़कर बाहर की जानिब लपकी। आकाशा तुम?
आकाशा देखकर वो बेजारी से बोली, हाँ मैं, मुझे तुमसे बात करनी है, कार में बैठो। उसका चेहरा पहले की तरह खिला खिला नहीं था, बल्कि बहुत ही बेरौनक और मुरझाया हुआ मालूम हो रहा था। उसने निहायत संजीदगी से हानिया को देखकर कहा, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हानिया सपाट सा जवाब देकर अभी मुड़कर एक कदम ही चली थी कि आकाशा तेजी से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कार तक ले आया और उसे जबरदस्ती कार में बिठा दिया। ये क्या हरकत है? कार का गेट खोलो, मुझे जाना है। वो आंखों में सख्त कदूरत लिए गुस्से में बोली। आकाशा तेजी से कार में बैठा। कार का गेट आकाशा की बात खत्म होने के बाद ही खुलेगा, उसने कहकर कोट हटाकर पैंट पर लगी गन निकाल ली थी। गन देखते ही हानिया का दम खुश्क हुआ। ये क्या है? वो हड़बड़ाकर गन देखते हुए बोली, गन है, ये लो और मार दो। इससे मुझे सुकून दे दो। इस आकाशा को मेरी गैरत तुम्हें अपनाने नहीं देगी और मेरी मोहब्बत छोड़ने नहीं देगी। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? वो रूहानसा लहजे में तड़प कर बोलते हुए गन हानिया के हाथ में जबरदस्ती पकड़ाने लगा। अब ये क्या नया ड्रामा है? बस करो, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या मजा आ रहा है मुझे यूं तंग करके। वो गन से अपना हाथ हटाने की मुसलसल कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें क्यों लगता है ये सब ड्रामा है? तुम्हें क्यों मेरी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आती? या देखकर अनजान बन रही हो? मैं भला क्यों कोई ड्रामा करने लगा? मुझे क्या मिलेगा? बेवकूफ तो मैं बनाऊं? तुम्हारे और नदीम के हाथों तुमने नदीम से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, तभी तुम मेरे होटल आई थी ना। तुमने नदीम से बदले के चक्कर में मेरे दिल को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और मैं पागल का बच्चा इस्तेमाल भी होता रहा। आकाशा खुद को कोसते हुए कहने लगा। उसका रंजीदा चेहरा, भरी भरी आवाज, सुर्ख लाल आंखें उसके कर्ब का पता दे रही थी। मुझे नहीं पता था तुम नदीम के कजन हो, और ना ही मैं होटल में तुम्हारी वजह से आई। मैं वहां वाकई खुदकुशी करने आई थी, और मैं क्यों नदीम से बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करने लगी? ये रियल लाइफ है, कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है। हानिया झंझलाकर उसे देखते हुए कहने लगी। साथ साथ गन से अपना मुकम्मल हाथ हटाने में वो कामयाब हुई। शुक्र है तुम्हें समझ आया, ये रियल लाइफ है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा। जैसे तुम्हें नहीं पता था कि नदीम मेरा कजन है, वैसे ही मुझे भी कुछ नहीं पता था, और मैं क्यों उसके साथ मिलकर तुम्हें तंग करूंगा? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस यूज करो। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं अपना पूरा होटल का बिजनेस छोड़कर एक यूनी के लड़के के साथ मिलकर एक लड़की को तंग करूंगा? मतलब हद है यार। और इतना ही नहीं, आकाशा इतना बड़ा गधा है कि अपने वालिदैन को भी इन सब में इन्वॉल्व करेगा। यार अकल से लगता है बिल्कुल ही पैदल हो लड़की तुम, और तुमसे बड़ा पैदल ये उल्लू का पट्टा आकाशा है, जो तुम्हें ये समझाने चला आया कि जो खुद फंस कर रह गया है वो बेचारा किस्मत का मारा तुम्हें क्या फंसाएगा? दोनों तरफ से जान मेरी सूली पर अटकी है। आकाशा निहायत ही जज्बाती होकर उसे समझाने लगा। खत्म कर देते हैं ये मंगनी, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। ये जानने के बाद कि तुम नदीम के कजन हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। हाँ ये अच्छा हल है, जबरदस्त। तालियां बजाऊं आपके लिए? आकाशा उसकी बात सुनते ही गन से अपनी पेशानी खिंचाते हुए तंजिया गोया हुआ। तुम्हें हर चीज का हल मंगनी तोड़ना ही क्यों दिखाई देता है? मुझे ये बात समझ नहीं आती। वो गुस्से से घूरते हुए पूछने लगा। क्योंकि मैं ये मंगनी अब किसी सूरत नहीं रखना चाहती। तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? कसूर क्या है मेरा? वो आईब्रोज काकर रंजीदा होकर इस्तफसार करने लगा। उसका चेहरा कर्ब से भला मालूम हो रहा था। तुम्हारा नदीम का कजन होना ये वजह काफी है मंगनी तोड़ने के लिए। हानिया का लहजा निहायत कदूरत भरा था। जिस शख्स की वजह से उनसे अपनी इज्जत, अपने ख्वाब और अपना बच्चा खोया था, उसी कजन से शादी करना अब उसके लिए मुहाल था। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे किसी और के गुनाह की सजा सुना रही हो? उसकी तो मानो रूह जिस्म से जुदा हो रही थी। वो तड़प कर बोला, तुमने खुद कहा है तुम्हारी गैरत मुझे अपनाने नहीं देगी और मोहब्बत छोड़ने नहीं दे रही। मैं तो तुम्हारा मसला हल कर रही हूँ। आज से समझो तुम्हारी गैरत ने गवारा नहीं किया मुझ जैसी लड़की से रिश्ता रखना। वो तो इतनी आसानी से सब खत्म करने पर आमादा थी कि आकाशा हैरत से उसका चेहरा तकने लगा। हानिया की आंखों में नफरत के सिवा कोई जज्बा नहीं उभर रहा था। हानिया की बातें उसके जख्मी दिल को मजीद कर्ब में मुब्तला कर रही थी। काश मैं इस गन की सारी गोलियां अपने सीने में उतार कर आज़ाद हो जाता, तुम जैसी संगदिल लड़की की मोहब्बत से, जो मुझे बगैर किसी गुनाह के सजा देने पर आमादा है, जिससे आकाशा की दीवानगी नजर नहीं आ रही, जिसे नजर नहीं आ रहा कि आकाशा के लिए भी बहुत मुश्किल है अपने ही कजन की छोड़ी हुई लड़की से निकाह करना। मगर आकाशा फिर भी चला आया। असूलन तो नफरत करनी चाहिए मुझे तुमसे, लेकिन ये कमबख्त दिल न जाने क्यों तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा, न जाने क्यों ये बगैरत बनना मंजूर कर रहा है। मगर तुम्हें छोड़ना नहीं। वो दीवाना बड़ा बेबस था इस्लाम में। शायद ये दिल इतना ही कमज़ोर कर देता है इंसान को जितना इस वक्त आकाशा था। मुझे अब जाने दो, मैं मजीद इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। आकाशा की बेपनाह मोहब्बत भी इस जिंदा लाशनुमा लड़की के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। आकाशा की किसी बात का हानिया पर कोई असर ना था। वो जाने लगी थी कार का दरवाज़ा खोलकर। सोच लो, अगर मैं आज चला गया तो कभी लौट कर नहीं आऊँगा। आकाशा इस संगदिल लड़की को आखिरी बार अपने फैसले पर नज़रसानी करने की दावत दे रहा था। अल्लाह हाफिज। इस लड़की के पास अब दिल की जगह पत्थर था। वो एक जिंदा लाश की मानिंद थी। उसने पलटकर संजीदगी से हमेशा के लिए आकाशा को देख अलविदा ली। वो इस संगमीर लड़की के बेवसी पर मातम करता रह गया। एक दिन बाद ही उसकी वालदा का फ़ोन आया। वो काफ़ी रंजीदा होकर बताने लगी कि आकाशा के घर वालों ने बगैर कोई वजह बताए
मंगनी तोड़ दी है, जिसकी वजह से उसके वालिद काफ़ी दुखी हैं। इस लम्हे आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। वो अपने आंसू जो बेअख्तियार बह रहे थे, उनमें से एक मोती को अपनी उंगली के पोरू पर रखकर हैरत से देखने लगी। क्या ये आंसू आकाशा के लिए? वो खुद से ही सवाल करने लगी। दिल का रिश्ता था आकाशा से, जिसका एहसास उसे खोने के बाद आज शिद्दत से महसूस हो रहा था। अगला सीन। मुनीबा और हानिया को इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी मशहूर डिज़ाइनर ने जॉब ऑफ़र की थी। अम्मी, आप अब्बू से कहें ना, मुझे जाने दें, ये मेरा ख्वाब है और मैं इस ख्वाब के बाद को पूरा करना चाहती हूँ। हानिया के वालिद उसके दूसरे शहर जाकर जाने पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। उसने रिदा बेगम से अपनी सिफारिश करने का कहा। अरे मैं उन्हें क्या कहूँ जब मैं खुद तुम्हें इतनी दूर जाने पर राज़ी नहीं। रिदा बेगम ने साफ इनकार कर दिया था। आप लोग क्यों राज़ी नहीं हो रहे? मैं अकेले नहीं जा रही, मुनीबा भी मेरे साथ होगी। अम्मी, इतनी बड़ी और मशहूर फैशन डिज़ाइनर के साथ काम करने का मौका बार बार नहीं मिलता। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे ये बात? बेटा, हमें तुम्हारी शादी करनी है। ये शादी की उम्र है तुम्हारी, ये डिज़ाइनर वगैरह शादी के बाद बनती रहना। रिदा बेगम के कहते ही हानिया ने मुंह बसोरा था। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी अपना फ्यूचर बनाना है। मैंने इतनी पढ़ाई शादी करके घर बैठने के लिए नहीं की। बेटा, मैं मानता हूँ तुमने बहुत मेहनत की है, मगर हम अभी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। एक बार लड़की की उम्र ढलना शुरू हो जाए तो रिश्तों में मुश्किल पैदा हो जाती है। हानिया के वालिद अपनी बेटी को दिलो जान से चाहते थे। इसकी जिद देखकर सर पर हाथ रखकर बड़े प्यार और तहम्मुल से समझाने लगे। अब्बू, मेरा ख्वाब है, प्लीज़ मुझे पूरा करने दें, प्लीज़। मैंने दिन रात मेहनत की है, शादी के बाद मौका नहीं मिलेगा। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी नहीं, बेटा बनाकर रखा है। क्या अगर मेरी जगह आपका बेटा होता और उसे ये ऑफ़र मिली होती तो क्या आप तब भी यही फैसला करते? नहीं ना, आप तब उसके ख्वाबों को अहमियत देते। तो मेरे लिए इतना अलग फैसला क्यों? मैंने बहुत मेहनत की है, प्लीज़ मुझे मेरे ख्वाबों को जी लेने दें। वो मिन्नती अंदाज में अपने वालिद से गोया हुई। उसकी आंखें पूर्णम थीं। हानिया इस्लामाबाद जाने का मौका किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे यकीन था वो अपना बेटा बहुत जल्द तलाश कर लेगी। उसकी आंखों में अलग ही जज्बा और चमक थी, इस कदर चमक कि उसके वालिद इनकार न कर सके। हानिया मुनीबा के साथ इस्लामाबाद रवाना हो गई। अगला सीन। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि सामने मैगजीन पर नजर पड़ी। उस पर आकाशा की तस्वीर देख दिल खुद ब खुद उस पर आकाशा की तस्वीर देख उफ दिल खुद ब खुद इसकी जानिब राग़िब होने लगा। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मैगज़ीन हाथ में उठा ली। कितना हैंडसम है ना ये? उसके साथ काम करने वाली लड़की आकाशा की तस्वीर देख ठंडी आह भरते हुए बोली। हाँ, हानिया ने उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए खोए खोए अंदाज में जवाब दिया। गना उसके बराबर में आकर मैगजीन पर झुकते हुए। पता है, ये कराची के नंबर 1 होटल का मालिक है और अब तो उसने 2-3 नए रेस्टोरेंट्स भी खोले हैं। और सबसे मज़ेदार बात, ये खूबरू नौजवान अभी बैचलर है। गना उसके कंधे से कंधा टकराकर शोखी से बोली। अच्छा, इन जैसे अमीर शहजादे हम जैसों के नसीब में कहाँ? और वैसे भी हम गरीब लड़कियां सिर्फ फन होती हैं इन अमीरजादों के लिए। उसने ये ठंडी आह भरना बंद करो और काम पर लगो। मैम के आने से पहले पहले मुझे सारे डिज़ाइन लाकर चेक करवाओ। हानिया आकाशा की तस्वीर पर दूसरी मैगजीन रखते हुए बेदिली से कहने लगी। ओके, अभी लाती हूँ छोटी मैम। गना मुंह बसोरती हुई चली गई। उसके जाते ही हानिया ने आकाशा वाली मैगजीन हाथ में उठा ली थी। कुछ सानियों तक बस खामोश बैठी उसकी तस्वीर को तकती रही। हानिया, प्लीज़ यार, कुछ कपड़े मॉडल्स के लिए मुझे चाहिए थे और वो मैं घर भूल आई हूँ। तुम प्लीज़ लेकर आ जाओ, मुनीबा ने आकर कहा तो उसने फ़ौरन आकाशा की तस्वीर को छुपाया था। तुम अभी भी इसे याद करती हो? मुनीबा ने देख लिया था उसे तस्वीर छुपाते हुए। वो हैरत से गोया हुई। नहीं। अचानक नज़र पड़ी थी मैगजीन पर। जाना पहचाना चेहरा लगा तो उठाकर देखने लगी। इतने में तुम आ गई। चलो, तुम फिक्र मत करो, मैं कपड़े ले आती हूँ। हानिया तेजी से कार की चाबी उठाकर बाहर की जानिब चल दी थी। वापसी पर उसे काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी। सोचा पहले खाना खा ले। यही सोचकर एक रेस्टोरेंट के आगे कार रोक दी। खाने के बाद जब वो वापस आकर कार का गेट खोलने लगी तो उसकी निगाह वहाँ एक ईंट पर सर टिकाकर सोते हुए बच्चे पर पड़ी। हानिया फ़ौरन इस बच्चे की जानिब लपकी। वो बच्चा ईंट पर ऐसे सर रख कर सो रहा था जैसे वो किसी नर्म मुलायम तकिए पर सर रख कर सो रहा हो। ये बेचारा यहाँ रोड पर क्यों सो रहा है? खुदा ना ख्वास्ता कोई गाड़ी उसे जख्मी कर दे तो? हानिया ने ये सोचकर इस बच्चे के हाथ को हल्का सा हिलाया। हानिया ने उसे 2-3 आवाज़ें भी दी। उसे बच्चे के पास से अजीब बू महसूस हुई, जैसे वो कोई नशा करके सोया हो। हानिया ने बड़े प्यार से उस बच्चे के चेहरे पर थपथपाया, मगर वो बच्चा बहुत गहरी नींद की आगोश में था। बेटा, आपका यहाँ रोड पर सोना ठीक नहीं, उठो। हानिया तेजी से अपनी कार से पानी की बोतल निकाल लाई और उसे 6-7 साल बच्चे पर पानी का छिड़काव करने लगी। हानिया की छिड़कते ही वो बच्चा हड़बड़ा कर उठा। वो हानिया को देखकर बुरी तरह खौफजदा हुआ। उसकी आंखें नशे के सबब खुल तक नहीं रही थी। लड़खड़ाकर अपने पास रखा बोरा वो हाथ में लेकर भागने लगा। हानिया ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो रुका ही नहीं। या अल्लाह, बेचारा, ना जाने किस जालिम ने इतने से बच्चे को नशे की लत लगाई है। हानिया रंजीदा होकर बोला। वो बच्चा तो भाग गया था, मगर हानिया का जहन उसी में उलझा रह गया। वो 4 साल से अपना बेटा ढूंढ रही थी, मगर कामयाबी जैसे उसकी बेसब्री व बेबसी का मजा ले रही हो। उस बच्चे की हालत देख हानिया के जहन में अपने बेटे का ख्याल आया था, जिस पर उसका दिल तड़प उठा। वो दिल ही दिल में दुआ गो हुई कि खुदा उसके बेटे की हिफाजत करे। अगला सीन। डर
डरपोक सिला मुसलसल उसे चिढ़ा रही थी, मगर उसके कान पर तो मानो जू भी ना रेंग रही हो। वो बहुत ही अलग शख्सियत का मालिक था। वो अब्रिश के अलावा किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। उसने होश संभालने के बाद से अब्रिश को ही अपनी माँ गुमान कर लिया था। अब्रिश की मोहब्बत को दो हिस्सों में तकसीम होता देख सिला राहिब से बहुत जला करती, जिस वजह से उसे चढ़ाने के लिए डरपोक जैसे अलकाबात का इस्तेमाल करती, मगर राहिब उसके लिए हमेशा मुकम्मल इग्नोर का बोर्ड लगाए रखता। यहाँ तक कि सिला अक्सर थककर खुद ही बैठ जाती। मोम अब्रिश के घर में दाखिल होते ही वो तेज़ी से सोफे से उतरने लगा। जैसे ही महंगे कालीन पर पाँव रखने लगा, उसकी मुलाजमा ने उसके पाँव में घर की स्लीपर्स पहना दी। वो दौड़ता हुआ अब्रिश की जानिब आ रहा था। अब्रिश ने भी उसकी खातिर नीचे बैठकर अपनी दोनों बाहें खोल दी। राहिब अब्रिश मलिक के सीने से आ लगा था। वो भी मोहब्बत के हिसार में जकड़ते हुए गोद में लेकर खड़े हो गई। खाना क्यों नहीं खा रहे आप? मुझे जैसे ही आपकी बीजानी की कॉल आई, मैं सारा काम छोड़कर चली आई। अब्रिश ने बड़ी मोहब्बत से इस्तफसार किया, क्योंकि मुझे आपके साथ खाना था। आपने वादा किया था, लेकिन आप हर बार की तरह भूल गई। राहिब नहायत ही ज़हीन और होशियार था। सिला और वो हम उम्र थे, लेकिन सिला उसकी तरह रवानगी से जुमले अदा नहीं कर पाती थी जैसे वो बासानी कर लेता। वो आम बच्चों से कदरे मुख्तलिफ था। राहिब ने संजीदगी से जवाब दिया तो अब्रिश के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई। ओ सॉरी बेबी, मॉम भूल गई थी। चलो चलकर खाना खाते हैं। मॉम आपको अपने हाथों से खिलाएंगी? अब्रिश ने मोहब्बत से चूड़ लहजे में कहा। सिला अपनी माँ की गोद में राहिब को देख बुरी तरह जलकर पाँव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई थी। समझती नहीं है, सिला हर वक्त जलकर यही जुमला बड़बड़ाती रहती। अगला सीन। एक बच्चा मुंह औंधा किए उसके सामने ईंट पर लेटा हुआ था। वो करीब गई तो बच्चे ने अपने सीधे हाथ से सर खुजाया। इस बच्चे की कलाई पर काला निशान देख हानिया तड़प उठी थी। मेरा बेटा! उसका कलेजा मुंह को आया था। अपने बेटे को इस तरह तपती धूप में रोड पर ईंट पर सर टिकाकर लेटा हुआ देख वो बच्चा सर उठाकर शिकवे भरी निगाह से हानिया को देख कर कहने लगा, मम्मा ये धूप मेरे पाँव जला रही है, मुझे बचाओ। मम्मा ये गर्मी मेरे जिस्म को झुलसा रही है, क्या मुझे अपने आंचल में नहीं छुपाओगी? मम्मा क्या मैं इतना बुरा था कि तुमने मुझे पैदा होते ही फेंक दिया? मम्मा मेरा कसूर ही बता दो कम से कम। देखो क्या हालत हो गई है मेरी। क्या रोज़े महशर जब मैं तुम्हारा दामन पकड़कर कहूँगा कि मुझे इस हालत तक मेरी माँ ने पहुँचाया है, क्या तब तुम भाग पाओगी? क्या तब तुम्हारे पास कोई जगह होगी छुपने की? देखो तो सही मैं किस हाल में हूँ। मम्मा तुमने कैसे फेंक दिया मुझे? क्या मैं तुम्हारे वजूद का हिस्सा नहीं था? क्या मैं ज़ीरू नहीं था? क्या मैं एक इंसान नहीं था? नहीं 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 मेरे बेटे, मैंने तुम्हें नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका। मैं तो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढती फिर रही हूँ। मेरा यकीन करो, मैं बहुत बेबस थी उस वक्त। मेरा यकीन करो मेरे बेटे। हानिया नींद में रोते हुए बोल रही थी। हानिया उठो हानिया। मुनीबा ने जब उसे नींद में रोते हुए बोलता देखा तो हाथ हिलाकर उठाने लगी। वो यही कहते उठी कि उसने नहीं फेंका, वो बेबस थी। उठने के बाद भी वो बहुत देर तक सर पकड़कर रोती रही। मुनीबा मुसलसल उसकी कमर से लाने लगी। तुमने डॉक्टर को बताया कि तुम नींद में उठकर रोती हो? हाँ बताया था, दवाई भी दी थी उन्होंने, मैं खा भी रही हूँ, मगर कुछ नहीं होता। ये मेरे ज़मीर की मलामत है। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक मैं अपने बेटे को ढूंढकर उससे माफ़ी ना मांग लूँ। हानिया बिलक बिलक कर रोते हुए बोली। हानिया के वालिदैन उसे वापस बुला रहे थे। आखिर 5 साल काफ़ी बड़ा अरसा होता है। उनकी आंखें थक गई थी अपनी बेटी की राह तकते तकते। एक दिन उसकी वालदा की कॉल आई। काफ़ी परेशान मालूम हो रही थी। उन्होंने हानिया को इत्तला दी कि उसके वालिद की तबीयत नासाज है, जिसे सुनते ही उसका दिल बेचैन हो गया। वो वापस कराची लौट आई थी। शादी कर लो बेटा, तुम्हारा ये बाप अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखना चाहता है। अगर आज तुम्हारी जगह मेरा बेटा बैठा होता तब भी मैं यही आरजू रखता। बूढ़ा बाप अपनी बेटी के फर्ज से सबकदोश हो जाना चाहता है। अब उसके वालिद सर पर हाथ रखकर बहुत मोहब्बत से अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार करने लगे। हानिया की निगाह तो सिर्फ अपने वालिद के सख्त हाथों पर टिकी थी, जो उन्होंने सर पर बड़े प्यार से रखा था। वो कैसे मना करती अपने वालिद से, मगर हाँ करना भी तो उसके इख्तियार में ना था। उसे बखूबी अंदाजा था कि उसकी शादी एक रात भी नहीं टिकेगी। कोई पाकीज़ा मर्द उसे कबूल नहीं करेगा। आज दिल को शिद्दत से वो दूसरी प्लेनेट का बंदा याद आया था। आंखों में आंसू भर आए। पहली बार आकाशा का मुस्कुराता हुआ सरापा निगाहों में घूमने लगा। काश तुम नदीम के कज़न ना होते, काश 100 करोड़ काश। वो दिल दिल कहकर एक गहरी आह बढ़ने लगी। जवाब दो बेटा, तुम्हारा बाप मुंतजिर है तुम्हारी हाँ का। मैंने हमेशा तुम्हारे ख्वाबों की कदर की है, मगर अब मेरे नज़दीक के वक्त ढलती उम्र का है, और इस उम्र के ढलते ही चेहरे की शादाबी साथ छोड़ने लगेगी। तुम समझ रही हो ना बेटा, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप किस बात से डर रहा है? वो बेड पर लेटे हुए तहम्मुल से उसे समझाने लगे। बेटा हाँ कर दो, मैं रिश्ते वाली को कल ही बुला लूंगी। रिदा बेगम भी अब जोर दे रही थी। वो बुत बने बैठी अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। मुझे थोड़ा वक्त दे दे, मैं अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ। मैंने 5 साल बहुत मेहनत की है, बस 1-2 साल और दे दे मुझे, फिर आप जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगी। प्लीज़ अब्बू। वो अपने वालिद को कैसे बताती कि वो चाह कर भी निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते में नहीं बन सकती। इसलिए अपने वालिद का हाथ सर से हटाकर दोनों हाथों से पकड़कर मिन्नती अंदाज में कहने लगी। रिदा बेगम समझ गई थी वो सिर्फ अपनी शादी टाल रही है। तुम शादी कर लो बेटा, हम बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। तुम हमारे जाने के बाद कैसे रहोगी? और हमारा भी तो सोचो, हर वक्त फिक्र लगी रहती है हमें। एक बार तुम अपने घर की हो जाओ
तो हम भी सुख का सांस लें कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। हानिया के वालिद अपनी बेटी की बात सुनकर खामोश हो गए थे। लेकिन रिदा बेगम उसे समझाने के लिए अलग कमरे में ले आईं। वो हानिया के दोनों बाजू पकड़कर कहने लगी, उनका लहजा फ़िक्रमंदी को ज़ाहिर कर रहा था। अम्मी, मेरे शादी ना करने में ही मेरी गुनाहों का पर्दा है। शादी की पहली ही रात सब खत्म हो जाएगा। वो मुझे बदकिरदार और न जाने कौन कौन सी गालियाँ देकर घर से निकाल देगा। तब भी तो मैं अकेली ही रह जाऊंगी। उसके बाद आपने सोचा भी है क्या होगा? ये मुआशरा मेरे माँ बाप को चैन से जीने नहीं देगा। अभी कम अज़ कम मेरे अब्बू सर उठाकर तो चलते हैं मुआशरे में, मगर हकीकत से आशना होने के बाद क्या वो सर उठाकर चल सकेंगे? नहीं ना। बस इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे शादी के लिए फोर्स करना बंद कर दें। इस गुनहगार लड़की के गुनाहों पर पर्दा डला रहने दें। हानिया निहायत रंजीदा होकर बोली। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसकी बात रिदा बेगम को लाजवाब कर गई। काश तुमने आकाशा से शादी कर ली होती। वो नदीम का कज़न था, नदीम नहीं था। तुमने उस बच्चे को किसी और के गुनाह की सज़ा सुनाई है। रिदा बेगम अफसुर्दगी से गोया हुई, उनके लहजे से हसरत टपक रही थी। अभी हानिया मजीद कुछ कोई जवाब देती, इससे पहले ही उसका सेल रिंग हुआ। वो अपने आंसू साफ करते हुए सेल की जानिब लिपकी लपकी। हेलो हानिया जी मैम। सेल की दूसरी जानिब हानिया की मैम थी, जिनके पास वो 5 साल से काम कर रही थी। वो एक बहुत मशहूर डिज़ाइनर थी, जिनकी एक बुटीक कराची में भी थी। उन्होंने हानिया को बताया कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है, जिसके मालिक ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है। इस पार्टी में उनके ड्रेस का ऑर्डर हानिया की मैम को मिला है। वो चाहती हैं हानिया खुद जाकर उनका नाप ले और 3 दिन के अंदर अंदर उनका सूट तैयार करे। मैम, मैं यहाँ छुट्टियों पर आई हूँ, हानिया एहतजाजन बोली। हानिया, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है, सिर्फ इसलिए मजबूर होकर तुमसे कह रही हूँ, वरना उनकी पार्टी का सूट मैं खुद तैयार करती। मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए तुम्हें ये काम सौंप रही हूँ। उनकी बात सुन हानिया मजबूरन तैयार हो गई। ओके मैम, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दें, मैं कल सुबह ही उनका नाप लेने चली जाऊँगी। कल सुबह? चलो ठीक है, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, तुम उनके ऑफिस चले जाना। जी सही, हानिया ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। वो दूसरे दिन अपनी मैम के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई थी। एक नहायत शानदार और खूबसूरत होटल, जिसे देखते ही वो तारीफ़ी कलमात अदा किए बगैर रह न सकी। आप जाएं फर्स्ट फ्लोर पर, राइट साइड। ओके। काउंटर पर बैठी लड़की ने काफ़ी देर वेटिंग रूम में इंतजार कराने के बाद उससे कहा। वो इस बात में सर हिलाकर अपना पर्स कंधे पर टांगते हुए लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। उसके ऑफिस का दरवाज़ा शीशे का था। जैसे ही गेट ओपन करने लगी, सुबरू नौजवान पर नज़र पड़ गई। उसे देखते ही कदम मानो थम गए, आंखें हसरत से भर आईं। इस सुबरू नौजवान को देख वो दिली तौर पर तड़प उठी। 5 साल बाद आज उसे देखा था, आंखें कैसे नम न होती। उसने कहा था वो वापस नहीं लौटेगा, और उसने अपना कहा सच कर दिखाया था। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरी तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं, बंद आंखें करूं मैं, नज़र तू यार आया। दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया। पहली पहली बार आया ओ यारा। उसकी पलकें भीग रही थी। वो बस बुत बने खड़ी खूबरू नौजवान को हसरत भरी निगाह से तकती रही। जिसे खोने के बाद जाना था वो दिल को किस कदर अजीज था। जिसे खोने के बाद जाना था कि इस खूबरू नौजवान से दिल का रिश्ता था, और दिल के रिश्ते टूटा नहीं करते। अचानक पर्स में रखा सेल रिंग हुआ। उसकी आवाज़ पर आनिया हवासों में लौटी। आंसू जल्दी से पहुँचते हुए कॉल रिसीव की। जी 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 मैम। जबान ज़बान साथ नहीं दे रही थी। तुमने नाप लिया? दूसरी जानिब से किया जाने वाला सवाल उसे जानलेवा महसूस हुआ। वो नज़रें झुकाकर आंखों में आने वाले आंसू साफ करने लगी, जो उसका चेहरा भिगो रहे थे। मैम, मुझे नहीं लगता मैं इस काम के लिए बेहतर हूँ, आप प्लीज़। अभी वो बोल ही रही थी कि सामने से दरवाज़ा खुला। मुकाबिल ने उसे आगे बात करने की इजाज़त ही ना दी। इस तरह सेल पर हाथ मारा कि अगले लम्हे सेल हवा में था, और दूसरे लम्हे जब सेल नीचे की जानिब गिरने लगा, तो इस खूबरू नौजवान ने बर्क की फुर्ती का मुजाहरा करते हुए सेल को किसी बॉल की तरह कैच किया। हानिया तो इस अचानक हुए हमले पर हैरत के मारे फटी फटी आंखों से उसका चेहरा तकने लगी, जो उसके सामने उसका सेल पकड़े मुस्कुराते हुए देख रहा था। आकाशा ने कहा था मैं नहीं आऊँगा, ये नहीं कहा था कि तुम नहीं आ सकती। इतने साल लगा दिए आने में, और उस पर सितम आला सितम, गेट से ही वापस भाग रही हो। आकाशा की आंखों की चमक इस लम्हे देखने से ताल्लुक़ रखती थी। हानिया हैरत की पुतली बने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने लगी। क्या आकाशा जितना खूबसूरत नौजवान पहली बार देखा है क्या? जो पलके झपकना तक भूल बैठी हो। वो आईब्रोज काकर शौकी से इस्तफसार करने लगा। नहीं नहीं, मेरा सेल दो। मैं हानिया का जहन अचानक आकाशा के सामने आ जाने से बौखलाहट का शिकार था। अच्छा है, नया मॉडल लग रहा है, कितने का लिया? वो क्या है ना, आकाशा भी लेने का सोच रहा है। आकाशा सेल को बगैर देखते हुए तजस्सुस से पूछने लगा। उफ, एक तो तुम जब मिली हो रोतू चेहरे के साथ ही मिली हो, कभी हंस भी लिया करो, बेफिक्र हो जाओ, हंसने पर अभी तक टैक्स नहीं लगा है। वो टोकते हुए झिझलाकर कहने लगा। उसका नॉर्मल बिहेवियर हानिया को उलझा रहा था। मैं यहाँ काम से आई थी। वो नज़रें झुकाकर आहिस्तगी से गोया हुई। पता है मुझे, मैंने ही बुलवाया है, वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। उसका इंकशाफ हानिया के कान खड़े कर गया था। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा यहाँ आना महज एक इत्तेफाक है? ना ना ना, मैं जानता था तुम कहाँ काम करती हो। आज आकाशा के चेहरे से खुशी के जाम बट रहे थे। वो प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर सजाए गोया हुआ।
ओह! तो क्यों मिलना चाहते थे तुम मुझसे? हानिया संजीदगी से पूछने लगी। अच्छा सवाल है, पर मज़े की बात ये है इस सवाल का जवाब तुम पहले से ही जानती हो। मुझे जाना है, मेरा सेल वापस दो। अपना सेल उसके हाथ से खुद लेने लगी, मगर आकाशा ने उसका सेल अपनी जेब में डाल लिया। ओह हेलो मैडम, तुम और तुम्हारी खुशगुमानियाँ। आकाशा ने तुम्हें यहाँ काम से ही बुलाया, मेरे ड्रेस का नाप लो फिर भले ही चले जाना। आकाशा ने फ़ौरन अपना लहजा बदला था, ज़रा सख्त अंदाज में कहकर ऑफिस के अंदर चला गया। हानिया उसका बदलता हुआ रवैया देख उलझी। क्या अंदर आओ? आकाशा के अंदर बुलाने पर हानिया उसके ऑफिस में दाखिल हुई। जल्दी से नाप दो, फिर मुझे जाना है, वो नज़रें झुकाकर धीमे से बोली। हमारा ऐसी नसीब कहाँ कि आप जैसे सितमगर हमें लें। नाप ही ले लें फैशन डिज़ाइनर साहिबा, वो मोहब्बत के जार आंखों से फेंकते हुए मुंह बसोर कर तंजिया कहने लगा, जिसके जवाब में हानिया ने उसे घूर कर देखा था। चलो सीधे खड़े हो। हानिया इंची टेप पर्स से निकालते हुए इस तरह वो मॉडल्स की तरह स्टाइल से खड़ा हुआ। नहीं नॉर्मल खड़े हो, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। तो नॉर्मल ही खड़ा हूँ, वो तेज़ी से कहने लगा। अच्छा चलो ठीक है। हानिया ने एक छोटी सी डायरी और कलम अपने पर्स से निकाले। वो इंची टेप लेकर जब आकाशा की जानिब चलती हुई आ रही थी तो उसके कदम कदम पर आकाशा का दिल डोल रहा था। हानिया कॉलर का नाप लेने के लिए जब करीब हुई तो आकाशा तरसी हुई निगाहों से उसके वजूद को तकने लगा। हसरत उसकी आंखों में भी भरी हुई थी, लेकिन वो हानिया पर आश्कार नहीं होने दे रहा था। हो गया, मैं 2 दिन के अंदर अंदर आपका ड्रेस पहुंचा दूंगी। ओके सर। हानिया अपना पेन सीधे कान पर टिकाकर इंची टेप हाथों से रोल करते हुए बोली। वो अपने काम में इस कदर मगन हो गई थी कि आकाशा से होने वाली हिचकिचाहट कब दूर हो गई उसे खबर ही ना हुई। वो इस लम्हे एक प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर मालूम हो रही थी। ओके ओके, आकाशा ने मस्नूई मुस्कुराहट लबों पर सजाए उतरे हुए मुंह के साथ कहा। मेरा सेल दे दें सर। हानिया अपना सामान समेटकर उसके आगे हाथ फैलाते हुए बोली। आपस की बातें, आकाशा को रख लो, सेल से ज़्यादा काम की चीज़ें। हानिया का अपनी जानिब फैलाया हुआ हाथ देख उस पर सेल रखने के बजाय अपना हाथ मुस्कुराते हुए रखकर मोहब्बत से चूड़ लहजे में एक आंख दबाकर कहने लगा। हो गया। बहुत ठंडा था, हंसी नहीं आई। हानिया संजीदगी से गोया हुई। ओ मुझे नहीं पता था तुम तंज भी कर लेती हो, मैं तो समझता था रोने धोने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, वो हैरत चेहरे पर सजाए होंठों को गोल करते हुए कह रहा था। आकाशा सेल दो मेरा, वो इस बार सख्त अंदाज में कह रही थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना गुस्सा। उफ, आकाशा का नन्हा सा तो दिल है, क्यों उसे भी फेल कर आने पर तुली रहती हो। वो अपने दिल पर हाथ रखकर मासूमाना चेहरा बनाए गोया हुआ। आकाशा क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। हानिया जानती थी वो आप जानकर उसे अपने पास रोके खड़ा है, इसलिए डायरेक्ट मौजू पर लाई। साफ साफ कहकर पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, पर तुम इतनी जालिम हो कि तुमने मेरी तब भी उम्मीद और ख्वाब तोड़ दिए थे, और मुझे खौफ लहा के अब भी तोड़ दोगी। उसकी आंखें जो कुछ सानियों पहले मुसरत से भरी थी, वो ये जुमले अदा करते वक्त रंजो गम झलकाने लगी। उसके जुमलों से चुभन महसूस हो रही थी हानिया को। अगर मैं पार्टी में इनवाइट करूंगा तो आओगी? हानिया उसकी बात सुनकर खामोशी से बाहर की जानिब चल दी, मगर अपना सेल लिए वो पीछे से पुरुमीद लहजे में इस्तफसार करने लगा। शादी में इनवाइट करोगे तो ज़रूर आऊँगी, हानिया ने सर्द मेहरी से जवाब दिया, जिसे सुनते ही आकाशा ने एक ठंडी आह भरी। दुल्हन को इनविटेशन देना पड़ता है? वो मासूमाना सवाल करने लगा। वो क्या है ना, आकाशा पहली बार शादी का लड्डू खाएगा, अगर इस जालिम हसीना को मुझ पर तरस आ गया तो, वरना दूसरों की शादी के छुआरों से काम चलाना पड़ेगा और फिर कंवारों वाला नारा लगाता रहूंगा, जियो कंवारे खाओ छुआरे। उसकी बात सुनते ही हानिया के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट बिखर आई। ओह वाह, पहली बार मुस्कुराते देखा है तुम्हें? आकाशा उसकी प्यारी सी दिल चुरा लेने वाली मुस्कुराहट पर फिदा फिदा होते हुए बोला। फैशन डिज़ाइनर साहिबा, आकाशा इंतज़ार करेगा आपका पार्टी में। वो पीछे से आवाज़ें लगा रहा था, मगर वो तेज़ कदम बढ़ाती हुई बाहर चली गई। सेल वापस देने के बहाने एक मुलाकात पक्की, वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। वो नाप लेने के बाद बुटीक पहुंच गई थी, कब से कपड़ा पकड़े खड़ी हो। कटिंग करना कब स्टार्ट करोगी? उसका सादगी से अपनी दुल्हन कहना हानिया के दिल को लग गया था। वो ना चाहते हुए भी उसी के शहर में खोई हुई थी। आज बहुत सालों बाद दिल में एक खुशी दाखिल हुई थी। उसे तो याद भी नहीं था आखिरी बार उसके हसीन चेहरे पर तबस्सुम कब रक्सा हुई थी। एक लड़की के टोकने पर हानिया हवास में लौटी। अगला सीन, मेहंदी की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। यसरा के गोरे हाथों पर मेहंदी बड़ी जच रही थी, जिन्हें देख अब इंशाल का भी दिल मेहंदी की जानिब रागिब हुआ था। यसरा आप ही देखो मेरी मेहंदी। यसरा इंशाल के ताये की बेटी थी, जो उम्र में उससे 4 साल बड़ी थी। उसे अपनी गोरी रंगत पर बड़ा नाज और गरूर था। इंशाल बड़े खुश होकर अपने हाथ पर लगी मेहंदी उसे दिखाने लगी। पूरे खानदान में यसरा के हुस्न के चर्चे थे, यही सबब था कि वो इंशाल को हकारत से देखा करती। तुमने मेहंदी ज़ाया ही की, लगवाकर नजर तो आ नहीं रही तुम्हारे काले हाथों में, वो इतरा कर कहती हुई चली गई। उसका कहा जुमला इंशाल के नन्हे से दिल पर बिजली बनकर गिरा।
वो अपने हाथों को देखने लगी, आंखों में आंसू भर आए। नन्हे से दिल की फक्त इतनी सी तो ख्वाहिश थी कि जैसे यसरा के हाथ पर मेहंदी देखकर सब तारीफ कर रहे हैं, वैसे उसके हाथ पर देखकर भी करें। वो तेजी से हाथ धोकर आ गई, ये सोचकर कि यसरा की तरह कोई और उसका मजाक ना उड़ाए। सभी कजन्स के हाथों पर मेहंदी खिली खिली मालूम हो रही थी, सिर्फ एक वही थी जो एक साइड में बैठी उनके गोरे हाथों पर जचती हुई मेहंदी को हसरत से तक रही थी। नन्हे से दिल पर ये पहला जख्म तो ना था, फिर क्यों आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे? क्या हुआ? रो रही हो क्या? आहत बराबर में बैठते हुए आईब्रोज काकर इस्तफसार करने लगा। नहीं तो कौन रो रहा है? वो फौरन ही अपने आंसू साफ करते हुए भरम से बोली, जिस पर आहत मुस्कुरा दिया। रोना भी मत, तुम आहत की बहन हो, शेरनी। और शेरनियाँ रोती नहीं है, रुलाती हैं, समझी? आहत वाकिफ था कि अक्सर वो सबसे अलग थलग क्यों बैठती है। वो अपनी बहन को मजबूत बना रहा था। आहत की बात सुनते ही वो इस बात में सर हिलाने लगी। आहत की शेरनी कौन है? आहत ने हर बार की तरह बड़े प्यार से उसकी नाक पकड़कर पूछा। इंशाल, वो तेजी से अकर कर बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। आहत इंशाल का बहुत ख्याल रखता, किसी की मजाल ना थी आहत के सामने इंशाल को कुछ कहने की। वो अपने भाई की लाडली थी। अगला सीन, वो मार्केट से आते वक्त तेजी से कार में बैठ रही थी कि उसे अपना हाथ एक अनजानी गिरफ्त ने खिंचता हुआ महसूस हुआ। ओह, तुमने तो जान निकाल दी थी मेरी। हानिया महाम को देख एक गहरा सांस लेते हुए बोली, हाय, जान तो तुम दोनों ने निकाल ली है मेरी जालिमो। ऐसा गए तुम दोनों, ना कोई कॉल ना मैसेज। उफ, इतनी तप चढ़ती है मुझे, मैं बता नहीं सकती। महाम अगले ही लम्हे नॉन स्टॉप शिकवे करना स्टार्ट हो गई थी। बातों ही बातों में उसने हानिया को नदीम की शादी की खबर दी, जिसे मुनाकिद हुई भी 1 साल गुजरने को थे। हानिया को अब समझ आ गया था आकाशा निकाह के छुआरों की बात क्यों कर रहा है। उसके चेहरे पर फिर एक बार प्यारी सी मुस्कान बिखरी, आकाशा का नारा याद करके, जियो कवारे खाओ छुआरे। वाओ, डायलॉग तो सुनो, जियो कवारे खाओ चुवारे। अल्लाह तुम्हारी ये मुस्कान, सॉरी सॉरी, दोबारा से पढ़ते हैं। अल्लाह तुम्हारी ये मुस्कान देखे तो सालों गुजर गए, मुझे तो तुम्हारी याद भी नहीं, मैंने आखिरी बार कब तुम्हें यूँ मुस्कुराते हुए देखा था। माँ हम अपनी सहेली की मुस्कुराहट पर सदके जा रही थी। सारी बातें क्या रोड पर ही करने का इरादा है? चलो चलकर कहीं बैठते हैं। हानिया के कहते ही वो इस बात में सर हिलाने लगी। ओ, ये तुम्हारी अपनी कार है? महाम ने पूरी कार पर नजर मारते हुए पूछा। नहीं, ये मैंने अब्बू को तोहफे के तौर पर दी है उनकी शादी की सालगिरह पर। वाओ, मेरी सहेली तो अब काफ़ी अमीर लग रही है। महाम की कहते ही वो सर झटक कर नफ़ी करने लगी। कार में बैठो, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वैसे भी अभी मेरे पास 1 घंटा है। हानिया ने कलाई में बंधी हुई घड़ी की जानिब देखा। ओके चलो, महाम कार में बैठते हुए बोली। तुम बार बार घड़ी क्यों देख रही हो, कहीं जाना है क्या? महाम कब से नोटिस कर रही थी कि हानिया बार बार घड़ी की जानिब देख रही है, इसलिए तजस्सुस से पूछने लगी। वो आज पार्टी है तो ड्रेस पहुंचाना है। कौन सी पार्टी? शर्म नहीं आती बेवफा दोस्त अकेले अकेले पार्टियां करते हुए? महाम तो फौरन ही तपे हुए लहजे में बोलना शुरू हो गई थी। अरे अरे, ब्रेक लगाओ, गलत बस में चढ़ रही हो। पार्टी मैं नहीं करी, हमारे एक कस्टमर है, उनका ड्रेस पहुंचाना है। वैसे तो अब तक उनका ड्रेस उन तक पहुंच चुका होगा, मगर मेरे पास सेल नहीं है, इसलिए किसी से कांटेक्ट करके कंफर्म नहीं कर सकती, कंफर्म नहीं कर पा रही, इसलिए फिक्रमंद हूँ। ओ अच्छा, वैसे जानी तुम कब शादी कर रही हो? ये बता दो, क्या बगैर शादी की ज़िंदगी नहीं चल सकती? जिसे देखो शादी शादी कर रहा है, मैं चिढ़ने लगी हूँ अब इस लफ्ज़ से भी। वो झुंझलाकर अपनी पेशानी मसलते हुए गोया हुई। सच कहूँ तो बगैर शादी के एक लड़की की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। अभी तो जवानी है, कामों में मगन होकर गुजर जाएगी, मगर बुढ़ापा एक साथ मांगता है, एक मजबूत हाथ, एक ऐसा हाथ जो खुशी और गमी दोनों में तुम्हारा साथ दे। माहम का जवाब सुन वो रंजीदा हो गई। कुछ बेवकूफ़ लोग जवानी में ऐसे सख्त गुनाह कर लेते हैं जिसकी सज़ा बुढ़ापे तक पाते हैं। मैं उन्हीं बेवकूफ़ लोगों में से एक हूँ। इसका चेहरा नहायत कर्व से भरा मालूम हो रहा था। आंखें इस जुमले को अदा करते वक्त भर आईं। कब तक यार, आखिर कब तक खुद को कोसती रहोगी? अब आगे भी बढ़ो। इस कमीने नदीम ने तो शादी भी कर ली, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारा है, और तुम यहाँ अभी तक वहीं के वहीं खड़ी हो जहाँ 6-7 साल पहले थी। समझाने वाले अंदाज में गोया, अम्मी जान भी यही कहती हैं कि आगे बढ़ जाओ, जबकि वो सब जानती हैं। हानिया रूहान से लहजे में बोली। वो माँ है यार, और एक माँ तो अपनी बेटी का घर बसता हुआ ही देखना चाहेंगी ना। वहाँ काफ़ी जताते हुए, मरे हुए लोग बसा नहीं करते। वो बेबस लड़की अब खुद का तमाशा शुमार जिंदा लोगों में नहीं करती थी। इसका जुमला काफ़ी था इसका रंजो गम बयां करने के लिए। तुम इस बच्चे की खातिर मर रही हो जिसे तुमने 2-3 घंटों से ज़्यादा नहीं पाला। कभी सोचा है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें 28 साल पाला है, वो तुम्हारे लिए कितना मरते होंगे, कितना तड़पते होंगे, कितना फिक्रमंद रहते होंगे? सॉरी यार, थोड़े सख्त अल्फाज कर रही हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि तुम सिर्फ अपनी जान जलाती हो इस बच्चे को ढूंढकर। वो तो कब का मर चुका होगा। माहम के अल्फाज नश्तर की तरह जख्मी सीने में पेवस्त होते महसूस हुए। ऐसा गुमान हुआ जिससे आज उसका सीना गम से फट जाएगा। वो तड़प कर बोली, अल्लाह न करे, मैं रोज़ उठते बैठते जागते सोते उसकी हिफाजत की दुआ करती हूँ। मुझे यकीन है उस बेबस माँ की दुआ उसके बच्चे के हक में ज़रूर कबूल होती होगी।
मैंने अपना बेटा अपने रब के हिफ्ज़ अमान में दिया है। मुझे यकीन है एक दिन वो मुझे ज़रूर उससे मिलाएगा। मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगा लूँगी, उसे अपनी ममता के आँचल में छुपा लूँगी। वो मर नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी उससे माफ़ी मांगनी है। इस गुनहगार हानिया को उससे माफ़ी मांगनी है। हानिया प्लीज़ चुप हो जाओ यार, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस हकीकत को कबूल करना मुश्किल है, पर यार यही सच है, वो मर चुका होगा अब तक, और प्लीज़ यार इस तल्ख हकीकत को कबूल करो। महम अपनी चेयर खिसकाकर उसके बिल्कुल बराबर में ले आई थी। इसकी कमर सहलाते हुए बड़े प्यार से समझाने लगी, वो मेरा बेटा है वहम, महम वो मेरे वजूद का हिस्सा है। हानिया बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, मुझे इल्म है मेरी जान कि तुम कितनी तकलीफ़ में हो, पर यही हकीकत है, वो मर चुका होगा अब तक। इसलिए प्लीज़ तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, इन लोगों की जानिब निगाह करो जो तुम्हारे लिए जीते हैं। अपने वालिदैन के बुढ़ापे का ख्याल करो। इस तरह ख़ुद को अजियत में रखकर तुम आंटी को कितनी तकलीफ़ देती हो, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। मेरी जान, अपने लिए ना सही अपने वालिदैन की खातिर ज़िंदगी की तरफ लौट आओ। महम उसे काफ़ी देर समझाती रही। अगला सीन, वो काफ़ी देर से मेन गेट को तक रहा था। सारे मेहमान आ चुके थे, बस इस जालिम हसीना का इंतज़ार था। ब्रो, अरविश ने कार से उतरते ही खुशी से कहा, ओ इतना लेट। वो काफ़ी देर से मेन गेट को तक रहा था। सारे मेहमान आ चुके थे, बस इस जालिम हसीना का इंतज़ार था। ब्रो, अरविश ने कार से उतरते ही खुशी से कहा, ओ इतना लेट। आकाशा खफगी से बोला, ब्रो पार्लर वाली ने लेट कर दिया, पार्टी शुरू हो गई कब की। पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो उलझ कर आईब्रोज खाकर इस्तफसार करने लगी। मैं यहाँ अपने ख़ास मेहमान का वेट कर रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, ऐसा कौन सा ख़ास मेहमान आ रहा है जिसका इंतज़ार मेरे ब्रो गेट पर खड़े होकर कर रहे हैं। अरविश बड़े इश्तियाक से इस्तफसार करने लगी, बस है एक, तुम अंदर जाओ, मेहमानों का ख्याल रखो ओके। उसकी बेताब निगाहें अरविश पर यह आश्कार कर गई थी कि कोई बहुत ख़ास है। जिसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। हेलो, अब्रिश ने मेन गेट से दाखिल होते हुए आकाशा को देखकर कहा। हेलो मैम, वेलकम, अच्छा लगा आप आई। आकाशा ने रस्मी तौर पर वेलकम किया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए राहिब का हाथ पकड़कर बेटा हेलो करो अंकल से, अब्रिश की कहते ही राहिब ने संजीदा चेहरे के साथ हेलो अंकल कहा। ओ प्लीज़, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, आपने मुझे अंकल बना दिया, आप मुझे आकाशा ब्रो बोल सकते हैं। आकाशा नीचे राहिब के चेहरे की जानिब झुककर उसका गाल प्यार से सहलाते हुए बोला। आकाशा का शिकवा सुन अब्रिश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर आई थी। ओके आकाशा ब्रो, राहिब ने संजीदगी से कहा। ओ बेटा मुस्कुरा भी लिया करो, वैसे तो ये लाइन आकाशा हमेशा एक ही लड़की को कहता है, पर आज तुमसे भी कहता हूँ, हंस लिया करो। हुकूमत ने हंसने पर अभी टैक्स नहीं लगाया। आकाशा ने कान के पास मुंह ले जाकर आहिस्तगी से सरगोशी की, जिस पर राहिब सर से पांव तक आकाशा को बगौर दिखने लगा। आकाशा कौन, राहिब ने भी अनजाने में हानिया वाला सवाल किया था, जिस पर आकाशा को अब तो राहिब में हानिया की झलक नुमाया नजर आ रही थी। ब्रो आई साइट वीक है क्या, तुम्हें ये खूबरू नौजवान नजर नहीं आ रहा। आकाशा सीधा खड़ा होकर आईब्रोज खाकर पूछने लगा। ओ तो आप ही आकाशा हैं, अपने नाम की जगह मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बार बार आकाशा आकाशा कहना मायूब लगता है। राहिब का लबो लहजा नहायत संजीदा था, वो ऐसे बोल रहा था जैसे उर्दू के प्रोफेसर बात कर रहे हों। उसका जवाब सुन आकाशा ने सर पकड़ा था, जबकि अब्रिश बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी होंठों में दबाने लगी। ओके ब्रो, पर क्या करूँ, आकाशा को आप जैसे काबिल उर्दू के प्रोफेसर मैसर नहीं आए। वो बेचारगी से गोया हुआ, सॉरी मेरा बेटा थोड़ा संजीदा मिजाज है। अब्रिश ने लचकदार अंदाज में कहा, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। और उसकी संजीदगी आकाशा उफ सॉरी, वो आदत से मजबूर फिर अपना नाम मुखातिब कर रहा था, जिसकी गलती अभी कुछ लम्हे पहले राहिब ने दुरुस्त की थी। ये याद आने पर आंखें मीच और जबान दांतों में दबाए मुआजरत तलब करने लगा। मुझे एक लड़की की याद दिलाती है, वो अगर पार्टी में आई तो मैं ज़रूर आपके राहिब से मिलवाऊंगा। आकाशा मुस्कुराते हुए कहने लगा। अब्रिश इस बात में सर हिलाकर राहिब का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी। यार सेल वापस लेने के बहाने ही आ जाओ। आकाशा बाहर की जानिब देखते हुए बेसब्री से गोया हुआ, आंखें रास्ते में लगाए बैठा है दीवाना। उम्मीद और नाउमीदी दोनों ही टक्कर से दिल में झगड़ रही थी। बस डर ये लाहकता नाउमीदी फतेयाब ना हो जाए। आ जाओ प्लीज़, वो फिर बेताबी से कहने लगा। सर आपने कहा था आप गाना गाएंगे, स्टेज और बाकी सारे मेंबर्स तैयार हैं, चलें। उसकी सेक्रेटरी ने आकर कहा तो जवाबन वो मुंह बस कर छोड़ो, जिसके लिए सारा सेटअप किया था वो तो आई नहीं, तो हमारे लिए गा लें। वैसे भी मैंने ना जाने कितने सालों से आपकी खूबसूरत आवाज़ नहीं सुनी। अरविश ने आकर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। वो ज़बरदस्ती आकाशा को स्टेज पर बिठा आई। उसके हाथ में गिटार और चेहरे पर माइक सेट कर दिया गया। सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई। सिर्फ एक सफ़ेद रोशनी आकाशा को पूरी महफिल की नज़रों का मरकज़ बना रही थी। पूरे माहौल में खामोशी छाई थी। सब आकाशा का गाना सुनने के लिए उस पर नज़रें जमाए खड़े थे कि अचानक किसी की झनकती पाजेब सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर गई। आकाशा का चेहरा खिल उठा। वो दुश्मन जान लाल रंग की खूबसूरत सी फ्रॉक में उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों से गुस्सा नाराज़गी छलक रही थी। उसने इशारे से कहा, मेरा
सेल वापस करो, मुझे जाना है। आकाशा उसकी नाराज़गी को खातिर में ना लाते हुए गाना स्टार्ट कर देता है। दिल से दिल का रिश्ता जोड़ा, वो 2 पल में टूटता नहीं, बंधन दिलों का छूटता नहीं, बंधन दिलों का छूटता नहीं। तेरे दिल से मेरे दिल का रिश्ता पुराना है, तेरी आंखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। कहाँ गहरी बोलती नजरें हानिया के वजूद पर टिकाए वो अपने दिल की तर्जुमानी इस गाने के ज़रिए कर रहा था। उसकी खूबसूरत आवाज़ ने मानो सबको अपने शहर में जकड़ लिया और एक अलग ही समा बांधा था उसने। उसकी आंखों से रुमानियत टपक रही थी। आकाशा की नज़रें जिस सिमत थी, राहिब ने भी उसी सिमत निगाह की। आज वो पहली बार अपनी माँ को देख रहा था। एक अजीब सी कशिश महसूस की थी राहिब ने। हानिया उसे पहली ही निगाह में बहुत प्यारी सी लगी। वो कहाँ जानता था कि प्यारा तो लगना ही है, आखिर माँ है उसकी, और माँ भी वो जो हर लम्हा उसके लिए तड़पती है। ओ वाओ! अगर आप लोगों को भी अच्छी लग रहा हो नॉवेल तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।